गुड मॉर्निंग बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। उसके अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं राज्यों का पुनर्गठन। बच्चों, जिस प्रकार हमने आज़ादी को प्राप्त कर लिया था, हमारा विस्थापन हो गया था, हम बंटवारे में बट गए थे, हमारे देश के टुकड़े हो गए थे, है ना। तो इतना आसान काम नहीं था ये सब सहना, और इसके बाद भी हमारे सामने बहुत सी समस्याएं आती रही। वो समस्या क्या है कि जिस प्रकार की देशी रियासतों का जब विलय हो गया और राज्यों का जब विलय हो गया, उसके पश्चात हमारे सामने समस्या आई देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित बनाए रखना। जैसे हमारे देश की एकता और अखंडता थी, विभिन्न भाषावर विभिन्न संस्कृतियों वाले जो हमारे राज्य थे उनको एक होकर एक ही संघ के अंदर बांधे रखना, यानी कि राज्यों के पुनर्गठन की समस्या हमारे सामने हुई। राज्यों का सीमांकन कैसे किया जाए, इसकी समस्या हमारे राष्ट्र निर्माताओं के सामने हुई। तो और वो इस तरीके का सीमांकन चाहते थे कि जो सीमांकन आए उसमें हमारी जो अनेकता में एकता है, वो संस्कृति, भाषावार संस्कृति उस में दिखाई दे, मतलब, है ना। वो इस तरीके का चाहते थे। फलस्वरूप हमारे सामने एक बहुत बड़ा, जितना आसान ये मामला दिख रहा था कि आज़ादी के बाद बहुत आसान हो जाएगा जीवन, इतना आसान था नहीं। हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि आखिर भारतीय संघ में कितने राज्य हों और उनका प्रशासन कैसा हो, कितने केंद्र शासित प्रदेश हो। मतलब एक अजीबोगरीब सी समस्या हमारे राष्ट्र निर्माताओं के सामने आ गई। देखो, औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से तय की गई थी, या ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्रों को जीत लिया उनका एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। प्रांतों की सीमा इस बात से भी तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंदर कितना इलाका होगा। हमारी तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो क्या मानती थी, वो जितना जीत लेती थी, यानी साम्राज्यवाद को मानती थी ना, वो जितना जीत लेती थी वो क्षेत्र उनका आ जाता था। लेकिन जो हमारी राष्ट्रीय सरकार आई उसने क्या करा, इस बंटवारे को खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला बंटवारा मान्य हो जाता तो न जाने भारत में असंख्य राज्य उत्पन्न हो जाते। अब हमारे सामने एक सवाल उठता है कि जब अमेरिका जैसे छोटे, हमसे थोड़ा ना, अमेरिका जैसे देश में इतने राज्य हो सकते हैं तो क्या भारत में नहीं हो सकते? तो ये एक अपने अपने लहजे का सवाल है कि हमारे यहाँ पे जो संस्कृतियाँ हैं उनकी एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक बात है। तो इसी प्रकार क्या हुआ, हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया। उन्होंने क्या आधार किया, उन्होंने एक पुनर्गठन का वायदा किया और उसका आधार उन्होंने भाषा को माना। सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। मतलब हमारी राष्ट्रीय सरकार ने क्या किया, हमारी राष्ट्रीय सरकार ने जो वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा विभाजन किया हुआ था, दिखावटी विभाजन किया हुआ था, उस विभाजन को हमने नकार दिया, खारिज कर दिया। और हमने एक, सरकार ने जनता से वायदा किया कि आपके राज्यों का पुनर्गठन होगा और उसका आधार हम भाषा को मानेंगे। भाषावार राज्यों का पुनर्गठन करने का हमने आश्वासन दिया। और साथ ही 1920 में कांग्रेस का एक नागपुर अधिवेशन का आयोजन किया गया। इसके पश्चात इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषा इलाके के आधार पर बनाया गया। ये समितियां ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज में नहीं बरतती थी। आज़ादी और बंटवारे के पश्चात हमारी स्थितियां बदल गई और हमारे नेताओं को फिर चिंता हो गई। अब यहाँ 1920 में जब कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन बना तब हमने क्या करा, हमने मान लिया कि भाषा के आधार पर करेंगे। परंतु जब हम 1947 में आज़ाद हो गए तब हमारे नेताओं को क्या चिंता हुई कि अगर भाषा को ही केवल आधार मान लिया जाए तो हमारे भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय भाषा तो थोड़ी थोड़ी किलोमीटर्स के बाद ही बदल जाती है। हर राज्य की अलग भाषा, अपनी संस्कृति है। तो एक समस्या हमारे सामने आ गई कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और माना कि इससे अव्यवस्था भी फैल सकती है, देश टूट सकता है। हमारे नेताओं को लगा कि भाषावार राज्यों का गठन दूसरी केंद्रीय और आर्थिक समस्याओं का ध्यान भटक सकता है, जबकि देश इन चुनौतियों की चपेट में है। केंद्रीय नेतृत्व ने इस मसले को स्थगित करने का फैसला किया और अभी तक रजवाड़ों का मामला ही हल नहीं हुआ था। बंटवारे की यादें भी हमारे लिए ताज़ा थी। अब केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। इसी समय क्या हुआ था बेटा, जो केंद्र ने फैसला कर लिया तो वहाँ के स्थानीय नेता और राजा थे, उन्होंने चुनौती दे दी कि आप अगर भाषा के आधार पर बंटवारा नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे, आपका विरोध कर देंगे। तो उन्होंने विरोध करने की उन्होंने चेतावनी दे दी। अब फिर वही केंद्र के सामने समस्या आई, क्या करें। उस समय तेलुगु, जो साउथ के जो हमारे राज्य हैं, उन राज्यों ने क्या करा, सरकार का वो विरोध किया। देखो,
पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क गया और पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे। इसके पश्चात कुछ हिस्से मौजूद केरल और कर्नाटक में भी शामिल थे। विशाल आंध्र आंदोलन ने मांग की कि मद्रास प्रांत में तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया प्रदेश आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तेलुगु भाषी क्षेत्र के लगभग सभी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। अब हुआ क्या, जैसे जो हमारा इंडिया है ना, आप इंडिया के मैप को देखोगे तो जो नीचे की तरफ है वहाँ पर क्या है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल सब आसपास में है और एक ही भाषा भाषी लोग दोनों जगह भी रहते हैं। तो उन लोगों ने क्या करा, पृथक पृथक प्रांत बना दी कि तेलुगु देश को अलग बना दिया जाए और आंध्र प्रदेश को अलग बना दिया जाए, अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। इस प्रकार की स्थिति हमारे नेताओं के सामने आकर खड़ी हो गई। केंद्र सरकार ने हाँ ना की दुविधा में थी और उसकी इस मनोदशा से इस आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। कांग्रेस के नेता दिग्गज गांधीवादी पोट्टी श्री रामुलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों तक उन्होंने भूख हड़ताल की। इसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। इससे भी बहुत अव्यवस्था फैल गई। आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए या मारे गए और मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से ही इस्तीफा दे दिया। आखिरकार स्थिति हुई कि 1952 में प्रधानमंत्री ने देश आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की गई। अब जब किसी देश में अव्यवस्था फैल जाती है, आंदोलन चल जाता है, सरकार का विरोध किया जाता है, तो अंततः कई बार क्या होता है कि सरकार एक ऐसा फैसला ले लेती है जो वो लेना नहीं चाहती है। अतः वहाँ पर भी 1952 में क्या किया गया, आंध्र प्रदेश नाम का एक राज्य बना दिया गया। अब देखिए आगे, आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही दूसरे देशों के हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने के लिए संघर्ष चल पड़ा। अब जब आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हो गया तो दूसरे राज्यों ने भी क्या सोचा कि हम भी भाषा के आधार पर अलग बनेंगे और उन लोगों ने भी अपनी अपनी भाषाओं के नाम पर अपने आप को भारत संघ से अलग, मतलब एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त करने का फैसला कर लिया। इस संघर्ष से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामलों पर गौर करना था। हाल ही क्या किया हमारी सरकार ने, राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया और इस पुनर्गठन आयोग का कार्य यानी पुनः गठित करना, इसका क्या कार्य था कि जो सीमांकन था, राज्यों की जो सीमा निश्चित की गई थी, उन्हीं सीमाओं को पुनः इसको एक बार उसे विचार करना था, क्या ये सीमा इसके लिए योग्य है, क्या ये सीमा पॉसिबल है। तो अंततः 1956 तक आते आते गौर करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इस आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट दी, उसके आधार पर 1956 में क्या किया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ बना दिया गया। मतलब कि जो भारत था वो उस समय कितने राज्य बना दिए गए, 14 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 14 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आज़ादी के शुरुआती सालों में एक बड़ी चिंता थी कि अलग राज्य बनने की मांग से देश की एकता पर आँच आ जाएगी। जब भाषाई आधार पर अलग से इस प्रकार का हो गया तो एक जो हमारे राष्ट्र निर्माता थे उनके सामने एक बहुत बड़ी विकट समस्या हो गई कि भाषा के आधार पर जब बनेगा तो क्या होगा, हमें सिर्फ अपनी ही भाषा से प्रेम रह जाएगा। जैसे अभी हम राजस्थानी, तो हमें अपनी ही भाषा से स्नेह रह जाएगा और दूसरों को हम नकार देंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हम देखिए बच्चों, जो अपने क्षेत्र हैं, जैसे उत्तर भारत की मोस्टली भाषाएं आपस में मिलती जुलती होती है ना, इसी प्रकार साउथ में भी था कि भाषाएं मिलती जुलती थी। ऐसा नहीं था कि मद्रास में या महाराष्ट्र में गुजराती बोलने वाले लोग नहीं रहते थे या उनके साथ किसी प्रकार का गलत कार्य होता था। लेकिन ये तो एक विषय था कि हम भाषा के आधार पर अपना पुनर्गठन चाहते हैं। जैसे कि आप लोग सेक्शन नहीं चाहते हो कि अल्फ़ाबेटिकल ए सेक्शन में बैठेंगी, बी अल्फ़ाबेटिकल इसमें बैठेंगी, तो इस प्रकार का ये डिवाइडेशन था, है ना, शांति बनाए रखने के लिए ये सब किया गया था। भाषावर राज्य के पुनर्गठन के आज 50 से अधिक साल हो गए हैं और हम कह सकते हैं भाषाई राज्य इन राज्यों के गठन के लिए चल रहे आंदोलनों ने लोकतांत्रिक राजनीति और नेतृत्व की प्रकृति के बुनियादी रूपों को भी बदल दिया गया है। बहुत सी आकांक्षा के विपरीत इससे देश नहीं टूटा, इसके विपरीत देश की एकता और ज़्यादा मजबूत हो गई है। अभी देखो आप लोग पढ़ेंगे, जब आप लोग पाएंगे कि ये जो छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब थे ना, प्रतापगढ़, ये सब क्या है बाद में बने हैं। और अभी तो हाल ही में हुआ है आपका
केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जम्मू और लद्दाख को दोनों को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो ये मतलब एक सिलसिला चलता रहा और आज भी राज्यों का पुनर्गठन होता है, राज्यों का वापस से सीमांकन कम या ज़्यादा किया जा सकता है, या किसी एक क्षेत्र विशेष को उसकी पूर्ण योग्यताओं के आधार पर उसको अलग राज्य का दर्जा दिया जा सकता है अगर वो उस राज्य के दर्जे को प्राप्त करने के योग्य होता है। तो लोकतंत्र को चुनने का अर्थ विभिन्नताओं को पहचानना और स्वीकार करना था। साथ ही ये मानकर चलना था कि विभिन्नताओं में आपसी विरोध भी हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो भारत में लोकतंत्र की धारणा, विचारों और जीवन पद्धतियों की बहुलता इसी धारणा से जुड़ी थी। आगे के दिनों में यही दायरा चलता रहा और क्या हुआ बच्चों, देश हमारा टूटने से बच गया। हमारा देश क्या हो गया, टूटने से बच गया। इसी प्रकार ये मांगे चलती रहती हैं। और अब आप इसको समझ गए होंगे कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग क्या है। कुल मिलाकर आपको इस बात में याद रखना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण क्यों हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन में क्या कहा गया था, किस प्रकार सरकार ने जब फैसला लिया तो उसका सर्वप्रथम विरोध हुआ, आंध्र प्रदेश के द्वारा जो किया गया, आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ और उसके पश्चात तब कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेश थे, अब कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेश हैं। बच्चों आपके चैप्टर्स पूरे हो चुके हैं, फर्स्ट टेस्ट का कोर्स लगभग हम कर चुके हैं। आपको इन क्वेश्चंस को कॉपीज में करना है और जो भी आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं वो तो आपको करने ही है। साथ ही आपको अपनी लेसन का बहुत ध्यान से पढ़ना है, जो नोट्स में कुछ बताया गया है या फिर जो कॉलम्स में क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आती हैं, उनको आपको एक बार नज़रबार करना है, वही आपके एग्जामों में आएगा। और अपने एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से करिए। टेस्ट होगा, होमवर्क भी आपका कंप्लीट हो, टेस्ट तक होमवर्क भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, दैट क्लास होगा।